अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ बैरून ममालिक के दौरों के लिए रवाना। क्या बरतानिया खुद पर लगा गुलामी का दाग मिटा सकेगा? बांग्लादेश में तलबा एक मरतबा फिर सड़कों पर, सदर से इस्तीफे का मुतालबा। तुर्किया का इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों पर हमला। और ब्रिक्स मुमालिक का इज्तिमा क्या रंग लाएगा? जी, ये थी हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज में। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर बैरून ममालिक के दौरों के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त वो दुबई में मौजूद हैं और दुबई के बाद वो जाएंगे बरतानिया। और इस दौरे में दुबई, लंदन, अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का ये टूर शामिल है। अब इस टूर में उन्होंने क्या करना है, क्या वहाँ की एक्टिविटीज़ होगी, इससे हम आपको बाखबर रखेंगे और इस पर हम सेगमेंट भी करेंगे, बात भी करेंगे कि उनकी वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दुबई के बाद वो लंदन जाएंगे, लंदन से फिर अमेरिका में 4 रोज़ का उनका क़याम है और उसके बाद फिर दोबारा वो लंदन पहुँचेंगे और उस वक्त उन्हें मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगी और ये दोनों मिलकर फिर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जो हैं उनके दौरे करेंगे और इस दौरान उनकी अहम मुलाकातें भी होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर इनका एजेंडा जो कि है ट्रैवल आइटनरी जिसको हम कहते हैं, और उसके हवाले से हम बात भी करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर बरतानिया के हवाले से है वो अहम है, क्योंकि बरतानिया के हवाले से हम ये बात जानते हैं कि बरतानिया और अमेरिका और ये जो सारे जो डेवलप्ड ममालिक हैं ये ग़ुलामों की तिजारत में मुलव्विस रहे। बहुत सारे ममालिक से इन्होंने लोगों को ग़ुलामों के तौर पर अपने मुल्क में ये लेकर आए ज़बरदस्ती, और अब इनसे ये डिमांड की जा रही है कि ये इस पर माफ़ी मांगे और हर्जाना अदा करें उन ममालिक को कि जहाँ से ग़ुलाम लाए गए थे। ये ग़ुलामों की जो तिजारत है उसके असरात से मुताल्लिक बामानी गुफ्तगू के लिए बहुत सारे ममालिक ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन बरतानिया की जानिब से जो कि एतराफ़ तो उन्होंने कर लिया है कि माजी में ग़ुलामों को अदम मसावात का सामना रहा, लेकिन फिर भी इस एतराफ़ के बाद ये माफ़ी नहीं मांग रहा है बरतानिया और मुआवजा देने से भी साफ मना कर दिया है। समूआ में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास के दौरान एक खिताब में बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया जो है वो ट्रांस अटलांटिक ग़ुलामों की तिजारत के मुआवजे के हवाले से अपनी जो तारीख़ है उसको नहीं तब्दील कर सकता और ग़ुलामों की जो तिजारत है वो काबिल नफ़रत है। लेकिन अब हमें ये तमाम माजी की चीज़ें भूल कर आज के चैलेंजों पर तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी माली मुआवजे को मुस्तरद करते हैं हम, और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो दौलत मुश्तरका के 56 ममालिक हैं उनके रहनुमा बातचीत कर रहे हैं इस पर कि जी हमें मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि आपने हमारे लोगों पर जुल्म किया था। और ख़बर है उसका भी ताल्लुक़ बरतानिया से है, और बरतानिया में जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि बरतानिया में साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल हुआ था और फिर उस कत्ल के हवाले से फिर बहुत सारे जो है वो लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था और अब वहाँ पर हुआ ये है कि सैकड़ों अफराद को जब गिरफ़्तार किया तो हमलों में जो कैदी हैं उनको रखने के लिए जेलों में जगह कम पड़ गई। और इस मसले के हल के लिए बरतानवी हुकूमत ने कैदियों की तादाद को कम करने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू किए। वर्चुअल जेलों की कुछ बात हो रही है वहाँ पर, और ये मामला हो रहा है कि जी बहुत सारे लोगों को, कैदियों को रिहा कर दिया जाए, अर्ली जो है उनकी रिहाई हो जाए। अब इसमें होम अरेस्ट इक़दाम भी होंगे, नई जेलें बनाने पर भी उन्होंने गौर शुरू किया है। हमारे नुमाइंदे नवीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी नवीद, बताइएगा क्या मामला है, बरतानिया किस तरह ये पूरा जो मामला है उसको टैकल कर रहा है? जी अवैस साहब, जेलें कम पड़ गई हैं और कैदी ज़्यादा हैं, इसलिए बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वक्त से पहले कैदियों को छोड़ दिया जाए। चंद माह पहले भी कुछ कैदियों को छोड़ा गया था। अब 1100 कैदियों को जिन्होंने 40% अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली है उनको वक्त से पहले रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम से जो सीरियस ऑफेंडर्स थे जैसे मर्डर, रेप या सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंडर्स थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस सेक्रेटरी शबाना महमूद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया कि
जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उन्होंने जेलें नहीं बनाई, इसलिए हर साल अब जो 4500 के करीब जो जेलों की गुंजाइश होनी चाहिए थी वो मुकम्मल नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि अब मज़ीद जेलें बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ हुकूमत एक स्कीम ला रही है जिसमें कुछ कैदियों को घरों में रखा जाएगा, यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा और उनके ऊपर टैग लगाया जाएगा। और इस स्कीम के तहत वो कैदी घर तक ही महदूद रहेगा या एक कमरे तक महदूद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे कम उम्र जो ऑफेंडर्स थे उनको रखा जाता था, अब हुकूमत ये प्लान कर रही है कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके, काउंसिल्स के साथ मिलके चंद कैदियों को उन सेंटर्स में भी रखा जाएगा। शबाना महमूद ने जस्टिस सेक्रेटरी जो हैं बरतानवी, उन्होंने कहा कि आइंदा चंद सालों में हम एक नई स्कीम भी ला रहे हैं जिसकी वजह से मज़ीद जेलें बनाई जाएंगी ताकि इस हम जो परेशानी है इस वक्त हुकूमत को उससे निकला जा सके। जी, बहुत शुक्रिया जी नवीद आलम साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब बात करते हैं मिज़ाइलों की। जी, मिज़ाइल के हवाले से ख़बर आ गई है और ख़बर वो ये है कि अमेरिका की तरफ से कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं और उन पाबंदियों से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, ये है मुद्दा जिस पर हम बातचीत करेंगे। अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता माह चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई ऐसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं जिनके बारे में कहा यह गया है कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम के लिए साजो सामान की फराहमी में मुलव्विस हैं। चीन ने इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत की है और वाशिंगटन ने अक्टूबर 2023 में भी चीन में कायम 3 कंपनियों पर पाकिस्तान को मिसाइल से मुताल्लिक अशिया की फराहमी पर इसी तरह की पाबंदियां आयद की थी। और इसी तनाजुर में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाज़े किया था कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की जो हिमायत है उससे इनकार अमरीका की पॉलिसी रही है और वो इसी पॉलिसी पर कायम है। ये पाबंदियाँ क्या हैं और इन पाबंदियों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के मुतासिर होने का कितना ख़तरा है और अमरीका को पाकिस्तान के प्रोग्राम से खदशात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए आपने। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये कौन से हमारे मिसाइल हैं जिनके हवाले से अमेरिका को इतने खदशात हैं? कौन सा हम ऐसा कोई एटम बम बना रहे हैं जो कि अमेरिका जिसकी वजह से परेशान हो गया है? देखें बात यह है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है। बिल्कुल, वी डोंट नीड एनीवन सपोर्ट। हमारे पास जितने मिसाइल्स हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हैं या जितने हमारे पास अदर मिसाइल्स हैं, दे आर ऑल केपेबल ऑफ गोइंग एंड हिटिंग इंडियन। एक एक इंच हमारे पास कवर करते हैं। यस। सेकेंड ये कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, मॉडर्न है। इसको जो है आज एटॉमिक एनर्जी कमीशन वो इसको एक्सेप्ट करता है। कमांड एंड कंट्रोल हमारे जो है इतने स्ट्रॉन्ग और फुल प्रूफ है कि यूएस से यूरोपियन कंट्रीज भी इनको एक्सेप्ट करती हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपने वैस देखा हो तो इंडिया में किस तरह रिच यूरेनियम जो है वो किस तरह आप वहाँ से लीक होता है, बिल्कुल, और मंडी में बिक रहा होता है। अभी पीछे कोई केमिकल्स बिक रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा कितना मॉडर्न चल रहा है। और सेकेंड ये कि ये बहुत ही फुल प्रूफ है, इसमें हमें कोई डर नहीं है। जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा दें, दिस वी आर ऑल डूइंग इट आवरसेल्फ। हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास शाहीन है, गौरी है, खतफ है और जितने भी मिसाइल हैं, और वो तकरीबन 3000 से 4000 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं। yes. इंडिया के और हमारे जो दुश्मन सब एरियाज कवर्ड हैं, बट ये हमारे सारे पीसफुल पर्पस के लिए हैं। ये हम सिर्फ एज ए न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर करते हैं। दे कैन कैरी हाई एक्सप्लोसिव एंड ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इनकी है। फिर हमारे पास एयरफोर्स, एयर से, सी से और लैंड तीनों जगह से हमारे पास ये फैसिलिटी है। इसलिए वी आर नॉट पुश्ड। ये अननेसेसरी इंडिया को खुश करने के लिए अमेरिकन जो है ये पाबंदियाँ लगाते हैं और जिसकी वजह दे नेवर स्टॉप के इंडिया ने कहाँ से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ली हुई हैं। अभी आपके सामने उनके जितने एक्सप्लोसिव हैं, बॉम्ब्स हैं, वो इजराइल इस्तेमाल करे वो नाते में पैलेस्टीन के ऊपर लेबनीज। तो बात ये कि अमेरिका एक तरफ कहता है कि पाकिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। क्या ताल्लुकात अच्छे हैं? हमारे तकरीबन 1 लाख के करीब सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारे काफ़ी तादाद में हज़ारों से ज़्यादा फौजी शहीद हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद हमने $150 बिलियन का नुकसान उठाया। डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिकन रियलाइज नहीं करते हैं।
आप फिर अपना वेपन एमुनिशन छोड़ के चले गए हैं अफगानिस्तान में ताकि पाकिस्तान में यूज़ हो। सो मेरे ख्याल में हमें इनकी परवाह नहीं करनी, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो भी ज़रूरी है हमारे दिफा के लिए, बका के लिए, सॉवरेनिटी के लिए भी वो करना चाहिए। अच्छा, लेकिन वैसे जनरली स्पीकिंग उनको वैसे डर है क्या हमारे मिसाइल प्रोग्राम से? और अगर ये पाबंदियां जो उन्होंने अभी लगाई हैं उससे हमारा मिसाइल प्रोग्राम किसी भी तरीके से असरअंदाज होंगी ये पाबंदियां, उस पर कोई इशू हो सकता है जो हम फेस करें? वैसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारी इंडिजिनस है, हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट, वी मस्ट गिव क्रेडिट। और फिर मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आसिम मुनीर को और हमारी आर्मी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इसका सिस्टम इतना फुल प्रूफ किया हुआ है और उसमें इतने कम लोगों को पता है। ट्राई एंड प्लीज़ बिलीव, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की मुझे पता हो कि क्या ये, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में किसी को पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बट जब अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी देयर। और सेकंड ये कि ये हमारा जो इंडिया, अमेरिकन को फिक्र सिर्फ ये है कि इंडिया के शोर में जाता है और इजराइल। एंड लेट मी टेल यू सब, ये हमारी रेंज के अंदर है, बट वी हैव नो ऑफेंसिव डिजाइंस अनलेस समबडी थ्रेटन्ड आवर सॉवरेनिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को नहीं करता तो वी विल नेवर डू इट। पाकिस्तान इज वेरी पीसफुल कंट्री, हम पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल करें, डिफेंस के लिए इस्तेमाल करें, डिफेंस के लिए डिटरेंस रखा हुआ है ताकि आज अगर हमारे पास ये ना होता तो इंडिया ज़रूर कोई ना कोई एक्सेप्शन करता है। बिल्कुल। हमारी मुसल्लह फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है, बैटल हार्डन्ड है। हमने 2019 27 फरवरी को बता दिया था कि हमारी कैपेबिलिटी क्या, जब अभी नन्नम का जहाज़ गिरा उसको पकड़ के फिर वापस भी कर दिया। सो दे शुड हैव नो डाउट, बट इट वाज बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे लीडर्स ने, हमारी मिलिट्री ने मिल के इस कैपेबिलिटी को हासिल किया। अच्छा, और इसमें एक बात हमें ये भी सोचनी चाहिए हमारे लोगों को कि जब अमेरिका पाबंदियों की बात करता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकते हैं और हम अपना दिफा कर सकते हैं अगर कोई ऐसी ज़रूरत अल्लाह ना करे आए तो वी हैव द मीन्स एंड कैपेबिलिटीज़। और इसीलिए अमेरिका को ज़्यादा उस चीज़ की परेशानी होती है और वो इंडिया को खुश करने के लिए ये पाबंदियाँ लगाता है। आपने एक जुमला कहा था दरमियान में, वो मैं थोड़ा मिस कर गया। आपने कहा था कि दे आर इन आर रेंज, यानी जो हमारे मिसाइल्स हैं इंडिया इसराइल उनको एतराज़ होता रहता है बट दे आर इन आर रेंज। तो हमारे मिसाइल्स इंडिया के तो तमाम जगहों को रेंज में ले सकती हैं, इसराइल के हवाले से भी क्या यही मामला है? बिल्कुल, हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन पाकिस्तान भी हमने हमेशा यही बात करते हैं कि वी हैव अ वेरी पीसफुल पर्पस। हमें अपने डिटरेंस के लिए चाहिए, हमारे पास फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, लेकिन दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। खुदा ना खास्ता जब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को फ़र्क पड़े, हमारी नेशनलिज्म को फ़र्क पड़े, देन पाकिस्तान है तो हम हैं। इसलिए, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं है, हमारी मुसल्लह फौज बहुत बैटल हार्डन्ड है, वेल ट्रेंड है, दे कैन टेक ऑन इंडियन ऑफेंसिव एनी टाइम। और दे विल नेवर ट्राई कि पाकिस्तान को मिसएडवेंचर करे और कभी कोशिश करे, बिकॉज दे विल हैव रियली जो सही जवाब देना चाहिए ना, वो उसको जवाब। बिल्कुल। फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये जो मिसाइल्स हैं जिनकी बात होती है वो है ICBM मिसाइल्स, अब ये क्या टेक्नोलॉजी है? और इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास आती है तो अमेरिका को इसके ऊपर एतराज़ होता है और वो पाबंदियों की बात करता है। तो ये ऐसी, इस टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है और क्या कभी भारत पर उन्होंने इस तरह की पाबंदियाँ लगाई हैं? नहीं, देखें, इंटरकॉन्टिनेंटल बेसिस मिसाइल्स हैं, दे कैन गो टू दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। और ज़ाहिर हमारी किसी दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए किया हुआ है। इवन ईरान में के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो यू कांट इमेजिन कि 1 सेकंड में 5 माइल सफ़र करते हैं, इमेजिन करें। तो उसी से भी उसने अटैक भी किया। तो हम तो कभी इन चीज़ों में सोचते ही नहीं हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ जब 23 मार्च को भी अपने सिर्फ दिखाते हैं कि हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, और हमारी टेक्नोलॉजी मॉडर्न तरीके है, मॉडर्न, बहुत मॉडर्न है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट कमांड एंड कंट्रोल हमने फुल सिस्टम किए हुए हैं। इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को मैं अपने बिहाफ पे तो कह सकता हूँ, बाकी तो मुझे नहीं इतना पता कि एवरीबॉडी सेफ, और न्यूक्लियर मिल की तरफ कोई बुरी आंख से नहीं देख सकता।
they know the consequences. बिल्कुल बिल्कुल, everybody is safe and our armed forces are making sure that everybody remains safe. Thank you जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थी। और बड़ी अहम बात, टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हमने खुद बनाई है और कैपेबिलिटी हमारी ऐसी है कि हमारे जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ऐसे हैं कि जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक मार कर सकते हैं। लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एक पीसफुल मिसाइल प्रोग्राम है और अल्लाह ना करे अगर कभी किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ पीस। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड वाइज में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब नज़र डालते हैं बांग्लादेश की तरफ, जहां पर एक मरतबा फिर मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश के हवाले से हम जानते हैं कि वहां पर एक मुतनाज़ा कोटा सिस्टम था ये सरकारी मुलाजमतों के हवाले से, जिसकी वजह से ये मुजाहिरे यहाँ पर हुए और फिर ये मुजाहिरे बुनियादी तौर पर एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक बन गए। और इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से जो क्रैकडाउन किया गया, ये तारीख़ में, बांग्लादेश की तारीख़ में मुजाहिरों के खिलाफ सबसे मोहलिक क्रैकडाउन था। 700 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हुए, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म जो थी उनकी शेख हसीना, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बहुत सारे तलबा और मुजाहिरों में शामिल आम शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं। उसके नतीजे में ये सब लोग हलाक हुए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। अवामी ताकत और तलबा की मुज़ाहिमत के आगे घुटने टेक दिए फिर हसीना वाजिद ने, और वो 5 अगस्त को वो भारत फ़रार हो गई थी। उसके बाद फिर नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत वहाँ पर कायम की गई और 2 तालिब इल्म रहनुमा भी सीनियर ओहदों पर इस हुकूमत में, अबूरी हुकूमत में शामिल हैं और ये सब मिलकर जो है वो बांग्लादेश का निज़ाम संभाल रहे हैं। लेकिन 3 माह भी नहीं गुजरे कि एक बार फिर बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक तूफ़ान की जद में हैं। उनके खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं और सदारती महल पर भी धावा बोल दिया गया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से सहाफ़ी कमरुज़्ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम कमरुज़्ज़मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। Kamruzaman, thank you for giving us your time. Can you briefly explain what exactly is going on in Bangladesh at the moment? Because we were of the opinion that the protests are now over and everything is going smoothly, but now suddenly we've seen these new protests against the president. Yes, thank you very much for your question. Actually, after the fall of Sheikh Hasina, and you know that she fled to India in the wake of mass upsurge and massive student protests. But problem is that since the fall of Sheikh Hasina, there were confusions among the people regarding the loyal high officials of Sheikh Hasina regime, including even President Mohammad Shahabuddin Chukpu. Actually, he was appointed by Sheikh Hasina, and it is well circulated that this president was so much loyal to Sheikh Hasina regime. And during the brutal crackdowns on the protesters during the July and first week of August movement, in which more than 1,000 mostly students were brutally murdered and thousands other injured due to random firing by police and armed cadres of the then ruling Awami League parties and its students wing Chhatra League cadres. And during all that human rights violation, the role of the president was very silent. He didn't say anything, and even he is considered to be the cohort of Sheikh Hasina. Okay. So there were confusions among the people. Very recently, this president said that he didn't have any resignation letter from Sheikh Hasina, and he tried to get the resignation letter, but he couldn't manage to get it. But after the fall of Sheikh Hasina, when President addressed the nation, he openly said that Sheikh Hasina resigned, and according to the constitution, he conducted the oath of Professor Dr. Muhammad Yunus and other members of the interim government advisors. So now
his speech is very contradictory to his previous speech, and it is considered by the students what might be the reason of his change of stance? Because initially you said he mentioned that Sheikh Hasina had given the resignation. Now he's saying that he has not received any kind of a resignation, and he, as you mentioned, he took oath from Dr. Muhammad Yunus. So what might have caused this change in his stance? It might be some sort of an external influence from India, maybe, or from someone else. Actually, students and protesters are doubting it very clearly that just after the fall of Sheikh Hasina, there were various types of efforts to make the country unrest. And it is believed widely that India is behind this. And you know that there are so many Indian nationals and members of Indian Indian agency RAW here, everywhere, every sectors. And there are huge tensions among the current regime, interim government, and the students that India might create anarchy here. So now it is alleged by the students that this president, who is very loyal to Sheikh Hasina and also loyal to India, he said this just to create another anarchy. And you know that during the last 15.5 years of regime by Sheikh Hasina, there were nepotism and there were everywhere bureaucracy, judiciary, police, even army. There were huge appointment of Sheikh Hasina's loyals, and there were everywhere mechanism to return back Sheikh Hasina again. This is the doubt of the students, and the students allege that this president is trying to create an anarchy now. So that there is unrest and Awami League can be re-established here, that is considered to be a very fascist political party here. And you know that just some days back, the student wing of Awami League, Bangladesh Chhatra League, has been banned here by the government due to its very human rights violations like firing to the students and killings and various types of human rights violations. This student wing of Sheikh Hasina's party, it has been banned. What were their activities that caused this ban? Actually, in the last 15.5 years, there are so many murders in different university campuses, and Chhatra League was directly involved in those murders. So there are so many human rights violations, raping and extortions and other various types of bad activities, illegal activities. Chhatra League has already been convicted, and in newspapers there are so many reports against Chhatra League. What is the current status of the protests, and do you think that the president will be resigning? The students and the protesters are demanding immediate resignation of President Shahabuddin Chuppu. But there is some criticism that as there is no parliament, so how the president will resign, what will be the procedure, and if the president resigns now, there will be a vacuum, how that vacuum will be recovered. But the students are claiming that there is a revolutionary government and Sheikh Hasina resigned and fled. When a revolution occurs, so it doesn't occur based on any constitution. It's a mass movement and a mass absurd. So any cohort of the fascist regime, of the previous fascist regime, has no moral and legal right to stay on power, because president is a threat according to the statement of the protesters. So he should be resigned willingly, and any person, capable person who holds the spirit of the revolution should take on that position. This is the demand of the student. Okay. Thank you, Kamaruzzaman. Thank you for giving us your time. जी, ये है मामला बांग्लादेश का, जहाँ पर स्टूडेंट्स तलबा एक मरतबा फिर सड़कों पर आ चुके हैं और उनका मुतालबा ये है कि बांग्लादेश के जो सदर हैं, जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है शेख हसीना से, जो कि मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं, अब स्टूडेंट्स डिमांड ये कर रहे हैं कि ये जो सदर साहब हैं ये भी इस्तीफ़ा दें और अपने घर जाएं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा लॉयल शख्स जो कि शेख हसीना के अभी भी गुण गाता हो और शेख हसीना से लॉयल हो, वो इस वक्त मुल्क में या हुकूमत में तो नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद। अब ज़रा नज़र डालते हैं रूस पर, जहां एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और इस इवेंट की जो सिग्निफिकेंस है उस पर हमने बात करनी है। ब्रिक्स 2024 ये वो इवेंट था कि जिसके अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की, बहुत सारी बातें हुई और ये बुनियादी तौर पर दुनिया की उभरती हुई मईशतों पर मुश्तमिल ब्रिक्स जो है उसका इजलास था, कामयाब इनेकाद हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा शरीक हुए थे। इजलास में जो है वो रूस के सदर पुतिन ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, फिर जनूबी अफ्रीका और मिस्र के सदूर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें की और इन मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और तंजीम में नए अराकीन शामिल करने पर भी बातचीत हुई। फिर इस प्लेटफॉर्म पर मशरिक़ वुस्ता में जारी जो कशीदगी है उसको कम करने पर भी जोर दिया गया। मुश्तरका जो एलामिया जारी हुआ उसमें गज़ा और मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी से बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी शहरियों की अमवात, जबरी इनखला और तबाही पर तशवीश का इजहार किया गया। फिर लबनान की सूरत हाल पर भी आलमी बरादरी को ख़बरदार और शहरियों की जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया और फिर यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल और तनाज़े को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर बात की गई। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था जो कि डॉलर में ट्रेड के बजाय ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव यानी मुतबादिल करेंसी के निज़ाम को भी फ़ाल करने पर जोर दिया गया। अब ये ब्रिक्स जो है इसका इजलास कितनी अहमियत का हामिल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एहसन हामिद दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम अवैस। एहसन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हमें थोड़ा सा ये गाइड कर दें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि सामने आई हैं मुश्तरका एलानिया में, लेकिन एहसन जो ब्रिक्स की जो इस वक्त की इनेकाद करने का जो टाइमिंग है वो बड़ा अहम है, क्योंकि SCO हुआ, उसके बाद ये ब्रिक्स हुआ। कॉन्फ्लिक्ट्स रीजन में जो चल रहे हैं दुनिया में इस वक्त, मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, फ़लस्तीन, लिबनान, ईरान और फिर यूक्रेन, ये सारे मामलात, इसके अंदर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस कॉन्फ्रेंस का है और क्या ये आगे कोई ऐसा लाया अमल दे सकेगी जिससे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने की तरफ जाया जा सके? बिल्कुल अवैस, आई थिंक बड़ी अहमियत का हामिल है ये वाला जो ब्रिक्स समिट इस वक्त हुआ है रशिया के शहर काजान में, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया में जितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया का जो इस वक्त जंग है, उसमें रशिया ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है। फिर ईरान और इसराइल का जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड वॉर शुरू है और प्रॉक्सी वॉर भी शुरू है, तो ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो ब्रिक्स की शायद माजी में इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आ रहे हैं और ये जो राइवलरीज चल रही हैं, अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, तो इस नज़र में इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास तौर पे जो नेटो है जिसको US लेड कर रहा है और जिसमें यूरोपियन टॉप कंट्रीज शामिल हैं, तो उनकी ब्रिक्स के ऊपर खास नजर है। और ये बात काबिल गौर है कि ब्रिक्स को बेसिकली बनाया भी जो शुरू में गया था चीन और रूस और ब्राजील और इंडिया की तरफ से, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। तो इसका जो बनाने का मकसद ये था कि जो जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर है उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है और उसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज का एक होल्ड है। तो उसको रीऑर्डर करने के लिए ये ब्रिक्स का जो अलायंस है ये शक्ल में आया था, लेकिन बाद में इसको एक्सपैंड किया गया। इसमें UAE, ईरान, इथोपिया, इन मुल्कों को शामिल किया गया और अब इस पे भी गौर हो रहा है कि पाकिस्तान को भी शायद इसमें शामिल किया जाए। तो आई थिंक बड़ी अहमियत का ये हामिल है ये समिट, और जो फिर इसका एलामिया सामने आया है तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है। खास तौर पे जो एक अल्टरनेटिव उस पर हम करेंसी पर बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब जैसे एलामिया आया इसके अंदर जो बातचीत हुई, इसको मगरबी दुनिया कितना सीरियस लेगी, क्योंकि इस इनिशिएटिव से और इसकी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से, खासतौर पर इस टाइमिंग में जब रूस और यूक्रेन का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें लगता तो ये है कि मगरबी दुनिया की एक ख्वाहिश ये थी कि रूस को हम तनहा कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी, ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल विन था ब्रिक्स समिट के पुतिन मैनेज्ड कि दुनिया के जो जितने भी बड़ी मईशतें हैं, यानी फॉर एग्जांपल इंडिया, फिर चाइना, फिर UAE, फिर इवन अजरबैजान जैसे जो के मुल्क है वो भी आ गए, उसमें उन्होंने शमूलियत की। तो पूरी दुनिया के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और बिग इकोनॉमीज हैं, उनके लीडर्स को यहाँ पे इकट्ठा करना पुतिन के लिए बजाते खुद ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल विन था, क्योंकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं
उनका तो मकसद ये था कि रशिया को आइसोलेट किया जाए। फॉर एग्जांपल जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है बैंकिंग, उससे रशिया को बाहर किया गया कि उसको रशिया को आइसोलेट किया, फिर सैंक्शंस लगाई, फिर उन एंटिटीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई जो कि रशिया के साथ ट्रेड करती है। तो ये वेस्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान कौन सिचुएशन है कि बावजूद इसके कि पूरी कोशिशों के बावजूद के आइसोलेट किया जाए, लेकिन प्यूटिन हैज मैनेज्ड कि वो इन लीडर्स को इकट्ठा करे और जो एक न्यू उनके नजर में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको खड़ा करने की कोशिश करे। तो वो एक वेस्ट के लिए कंसर्निंग सिचुएशन है ये। अच्छा, अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस करेंसी की बात हुई कि हम जो है वो एक कंबाइंड जो एक पेमेंट इनिशिएटिव सिस्टम है उसकी तरफ जाएं, वो कितना इम्प्लीमेंटेबल है? उसमें शुरू में जब ये प्रपोजल आया था 2010 में, तो उसमें यह था कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी, लेकिन उसके ऊपर इंडिया खास तौर पे नहीं मान रहा था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का और फिर यूरोप का भी। तो उसके ऊपर तो कोई इनका वो नहीं आया। लेकिन जब से रशिया को स्विफ्ट से निकाला गया है, तो रशिया की कोशिश रही है कि एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बने जो कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए यूज करे। तो ये एक मेरे ख्याल से एक कॉमन करेंसी तो हम नहीं वो कर सकते, लेकिन ब्रिक्स का ये लामिया जरूर आया कि बायलैटरल लोकल करेंसीज में वो ट्रेड करें बजाय इसके कि डॉलर में ट्रेड करें। तो ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ी सिचुएशन है। और डी डॉलराइजेशन तो पूरी इस वक्त दुनिया में एक फिनोमेना चल रहा है। बहुत सारे मुल्क अपने आप को डॉलर की, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई मुल्क यूएस की पॉलिसीज के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करते तो फिर सैंक्शंस पड़ते हैं, और सैंक्शंस डॉलर को उनको इफेक्ट करता है। तो इसमें डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये जो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है ये ब्रिक्स कंट्रीज के लिए खास तौर पे करामद हो सकता है अगर वो कल को कोई ऐसे एक्शंस ले, जो कि जरूरी नहीं है कि जंग हो, कोई ऐसे एक्शंस ले कि जो कि यूएस इंटरेस्ट के मुतरादिफ हो, तो वो उनको ये डर नहीं होगा कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी या उनको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, और फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि आप इथोपिया जैसा आपने बताया वो भी मौजूद है, तो पाकिस्तान जो है वो क्यों मौजूद नहीं है? उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं कि पाकिस्तान की शमूलियत अभी तक ब्रिक्स में नहीं हुई? कितना इम्कान है, कब तक हो सकेगा? और पाकिस्तान उस वक्त और अभी ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जब वो इसका रुकन नहीं है, क्या बेनिफिट ले सकता है? पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे पिछले साल 2023 में अपनी दरख्वास्त जमा कराई थी ब्रिक्स में शमूलियत के लिए। उसके बाद चीन के तो पाकिस्तान के पास बहुत खुली और वाज़ेह सपोर्ट है ब्रिक्स में शमूलियत के लिए। रशिया ने इस साल अपनी आमादगी जाहिर कर दी। उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने बाकायदा पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि रशिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप को। और जो ब्रिक्स से समिट से भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे भी ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की शमूलियत अनकरीब है। इस जो ये वाला सेशन हुआ इस साल, इसमें तो वो नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो अगले समिट है उसमें पाकिस्तान की शमूलियत हो पाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ज़ाहिरी तौर पे इंडिया की शमूलियत है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंडिया की अपनी भी एक गलती है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात वैसे भी बायलैटरली तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। जिस तरह एससीओ में जयशंकर साहब आए थे, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में जहां तक पॉसिबल हो पाकिस्तान और इंडिया एक प्लेटफॉर्म पर हो, उन प्लेटफॉर्म से हो, ताकि मल्टीलैटरल डायलॉग्स में कम से कम उनकी जो आपस में मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत हो। तो मेरे ख्याल से इंडिया शुड एक्ट एज द बिगर पर्सन इन द रूम, कि वो पाकिस्तान को की इस जो मेंबरशिप है उसको ना रोके। और फायदे पाकिस्तान को इसमें ये है कि पाकिस्तान ब्रिक्स इस वक्त दुनिया की 40% जीडीपी को तकरीबन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसके अपने मल्टीलैटरल ट्रेड सब्सिडीज उसको मिलती है इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपना पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम्स आते हैं, फिर जॉइंट कोई सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल काउंटर टेररिज्म या इस तरह के इश्यूज के ऊपर बात होती है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं कि जो कि पाकिस्तान को रिलेट करते हैं और पाकिस्तान को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आई थिंक पाकिस्तान की मेंबरशिप ना सिर्फ हमारे लिए सोशियो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जियो पोलिटिकली भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है और एक एटमी कुव्वत है। और उसकी इस जो ये तंजीम है इसमें शमूलियत ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ब्रिक्स की अहमियत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स इस वक्त अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अल्टरनेटिव अलायंस टू द वेस्टर्न वर्ल्ड।
तो उसमें पाकिस्तान आई थिंक ब्रिक्स की जो बड़ी कुवतें हैं जिस तरह रशिया और जो चाइना है, उनकी तो ये जाहिरी तौर पर ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसमें आए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक माइनर एक वो है हर्डल है इंडिया की तरफ से, ये शायद उम्मीद लगाई जा रही है, मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि शायद अगले साल जो नेक्स्ट समिट होगा तब तक पाकिस्तान की मेंबरशिप को फॉर्मली अप्रूव कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, एहसन हामिद दुमारी के साथ मौजूद थे और ब्रिक्स के हवाले से बात हो रही थी। हर्डल एक ही आता है कि इंडिया जो है नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो, इसीलिए वो रोड़े अटकाता रहता है। अब मामला ये होता है कि जैसे एहसन ने कहा कि इंडिया शुड एक्ट लाइक अ बिगर पर्सन इन द रूम, लेकिन मसला होता है बिगर पर्सन की अक्सर औकात बिगर मेंटालिटी नहीं होती। वो मेंटालिटी सही होगी तो फिर दोनों मुल्कों का जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो भी शुरू होगा और दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।